गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू चैप्टर। आज जो चैप्टर अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। और उसमें हम लोग दो अप्रोच सीखेंगे, एक कार्डिनल अप्रोच और एक ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग बुक में टेक्स्ट में जाएं, यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ कि दो अलग अलग इकोनॉमिस्ट में दो अलग अलग थॉट्स दिए कि किस तरह से हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। तो एक ने जिसने कार्डिनल अप्रोच दिया था, उनका ये मानना था कि कंज्यूमर के बिहेवियर को हम यूटिलिटी से मेजर कर सकते हैं एंड यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। हम यूटिलिटी को एक नंबर दे सकते हैं। आई कैन से कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करने से कंज्यूमर को कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या फिर कितना यूटिलिटी मिल रहा है। दूसरी तरफ जो ऑर्डिनल अप्रोच है, इट इज बेस्ड ऑन इंडिफरेंस कर्व। वहां पर बोला गया है कि नहीं, हम किसी के सेटिस्फैक्शन को नंबर नहीं दे सकते, पर हम रैंक कर सकते हैं कि किससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, किससे कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो एक रैंकिंग के बेसिस पे हम स्टडी करेंगे और एक नंबर्स के बेसिस पे स्टडी करेंगे। तो कार्डिनल में हम लोग नंबर्स के बेसिस पे स्टडी करेंगे, ऑर्डिनल में हम रैंकिंग के बेसिस पे करेंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो डिटेल में जैसे जैसे अपने चैप्टर पढ़ेंगे सीखते जाएंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। माइक्रोइकोनॉमिक थ्योरी बिगिंस विद द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। बोल रहे हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक का स्टडी है या उसका जो थ्योरी है, वो स्टार्ट ही होता है बाय स्टडिंग द कंज्यूमर्स बिहेवियर। ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, अ कंज्यूमर इज अनेबल टू सेटिस्फाई ऑल हिज वांट्स। हम लोग सबको पता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और उस लिमिटेड रिसोर्सेज में हम अपने सारे वांट्स को तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक है, therefore he has to follow some principle of law or law which enables him to attain the maximum satisfaction। यानी सिंपल सा बात यह है कि हम सबके पास लिमिटेड पैसे हैं या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में हमने अपने हिसाब से कुछ एक लॉ अपने लिए या अपने लिए कुछ लॉजिक बना रखा है, जिसके थ्रू हम अपने बजट के अंदर ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन पाने की कोशिश करते हैं। विद इन आवर बजट, है ना, जितना बजट है उतना ही खर्चा कर सकते हैं, उससे बेसी तो कर नहीं सकते। तो बजट के अंदर रह के हम चाहते हैं कि उस बजट में अपना सेटिस्फेक्शन को जितना ज्यादा मैक्सिमाइज कर सके उतना अच्छा। So that is the law for every individual in the economy. From time to time, different theories have been developed to explain the consumer behavior. और समय समय पर अलग अलग बहुत सारी थ्योरीज बनी है कंज्यूमर के बिहेवियर को समझाने की। दैट इज कंज्यूमर्स डिमांड फॉर अ कमोडिटी। कंज्यूमर बिहेवियर यानी कंज्यूमर कब, कितना और कैसे कोई भी कमोडिटी का डिमांड करता है। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर। यानी कंज्यूमर को कब ये सामान चाहिए, किस प्राइस में चाहिए, कितना क्वांटिटी में चाहिए और क्यों चाहिए। तो ये सारा चीज मिला के बनता है मेरा स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड टू डेराइव अ वैलिड डिमांड थ्योरी। और उसके बेसिस पे हम डिमांड थ्योरी को डेराइव करते हैं। In this regard, three approaches have been developed by economists to study the behavior of consumer. तो कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए तीन अप्रोच बनाए गए हैं इकोनॉमिक्स द्वारा। These are यूटिलिटी एनालिसिस, जिसको कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, और तीसरा रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। तो मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने इन दोनों के बारे में कहा था, एक और ऐड हो गया है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। ठीक है, the utility analysis is the oldest among them। तो सबसे पुराना कौन सा है, यूटिलिटी एनालिसिस। यानी सबसे पहले जो एनालिसिस थ्योरी आया था वो था हमारा यूटिलिटी एनालिसिस। and this is the oldest among them which provides an explanation of consumers behavior। जो प्रोवाइड करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता है। The final shape of the utility analysis of to the theory of demand was given by Alfred Marshall। तो अगर कोई पूछे कि यूटिलिटी थ्योरी किसने डिराइव किया था या किसने यूटिलिटी थ्योरी को पूरे लॉ ऑफ डिमांड के साथ कनेक्ट कर दिया था, एंड ही वाज मिस्टर एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट।
That is why utility analysis is also known as Marshallian utility analysis. इसीलिए utility analysis को हम Marshallian utility analysis भी बोलते हैं. But recently, this utility analysis has been subjected to severe criticism. But recently बोला गया है इनका ये जो थ्योरी है या इनका जो एनालिसिस का तरीका है, इसको बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है. यानी लोगों ने इस एनालिसिस में, इस तरीके में बहुत सारे लिमिटेशंस बोल लो या कमजोरियां निकाली है कि इसलिए ये वाला चीज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है. यानी लोगों ने बहुत सारी कमजोरियां निकाली. तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म के बाद क्या हुआ? Consequently, some alternative theories, namely indifference curve analysis and preference theory, have been propounded. यानी मार्शलियन थ्योरी सबसे पुराना था. पहले लोग उसे बहुत फॉलो किया करते थे, बट बाद में धीरे-धीरे उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस नजर आने लगे, तो लोगों ने उसको अवॉइड करना चालू किया और उसके बदले इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और प्रेफरेंस थ्योरी को ज्यादा यूज करना चालू कर दिया. The indifference curve approach was mainly developed by Professor Hicks. तो indifference curve को किसने ज्यादा propound किया था, किसने इस अप्रोच को ज्यादा फॉलो करना स्टार्ट किया था, या किसने लोगों के सामने ये सब लाया था? That was called उनका नाम था प्रोफेसर हिग्स. And preference theory was by Professor Samuelson. तो ये नाम याद रखना, तीन थ्योरी के तीन इकोनॉमिस्ट, यूटिलिटी थ्योरी के एल्फ्रेड मार्शल, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के प्रोफेसर हिक्स और प्रेफरेंस थ्योरी के प्रोफेसर सैमुअलसन. The present chapter is confined to the study of utility analysis and indifference curve. पर इस चैप्टर में हम सिर्फ यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे. The last approach is not in our syllabus. तो जो लास्ट अप्रोच है वो हमारे सिलेबस में नहीं है. The topic is cardinal utility analysis. Cardinal utility analysis, properly known as utility analysis given by Alfred Marshall, a British economist, is based upon certain basic assumptions. ये एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म का पात्र बना था क्योंकि उनका थ्योरी ही बहुत सारे बेसिक assumptions पे बेस्ड था और उस assumptions को अगर जरा सा भी हम हिला दें, जरा सा भी उसको ट्विस्ट कर दें, तो पूरा थ्योरी डिसरप्ट हो जाए. तो इसलिए क्या था कि लोगों ने उस अजम्पशन को गलत मानने लगा कि आप ऐसे कैसे अज्यूम कर लिए, आप ऐसे कैसे अज्यूम कर सकते हैं. तो उस थ्योरी को जैसे ही उस अजम्पशन को हमने जरा सा ट्विस्ट किया या एक तरह से मानना बंद किया तो पूरा थ्योरी कोलैप्स हो गया. इसलिए क्या है, इस थ्योरी को बहुत ज्यादा पॉपुलर आज के डेट में नहीं माना जाता. तो देखते हैं क्या क्या अजम्पशंस उन्होंने इस थ्योरी को बनाते समय लिया. तो सबसे पहला assumption था rationality. The consumer is assumed to be rational given his income and the market price of the commodity. He plans his expenditure so as to attain the highest possible satisfaction or utility. यानी उनका ऐसा मानना था, वो assume करते थे कि सारे consumer rational है और सारे कंज्यूमर अपने इनकम को ध्यान में रख के और प्राइस ऑफ द कमोडिटी को ध्यान में रख के, ये दो चीज, उनका बजट और सामान का प्राइस, ये दो चीज को ध्यान में रख के अपने एक्सपेंडिचर को इस तरह से प्लान करेंगे कि उनको हाईएस्ट पॉसिबल यूटिलिटी मिल सके, हाईएस्ट पॉसिबल सेटिस्फैक्शन उनको मिल सके. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन. इस प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ utility maximization. It is also assumed that the consumer has full knowledge of all the information relevant to his decision. और उनका ये भी मानना था कि कंज्यूमर के पास सारा कंप्लीट नॉलेज है of all the information related to his decision. That is, he has complete knowledge of all the available commodities, their prices and his income. यानी कंज्यूमर को सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री सारे कमोडिटीज के बारे में, उनके प्राइसेस के बारे में नॉलेज है. जो कमोडिटी उसे खरीदना है उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज है और उसे अपने इनकम के बारे में श्योर शॉर्ट पता है. तो ये एजम्पशन सबसे पहला एजम्पशन था उनके थ्योरी का.
सेकेंड एजम्पशन क्या है? द कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, ये सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म में आया। इनका मानना क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस द यूटिलिटी ऑफ ईच कमोडिटी इज मेजरेबल एंड क्वांटिफाइबल। अब ये बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म में आया था। क्यों आया था मैं समझा रहा हूं। अब मान लो कि आपको अगर मैं एक गिलास पानी दूं, आपको बहुत जोर प्यास लग रही है, मैं आपको एक गिलास पानी दूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा पी के, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है। पर अगर मैं आपको बोलूं कि इस सेटिस्फैक्शन को मेजर करके बताओ, तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है जो उस सेटिस्फैक्शन लेवल को मेजर करके बता सके। अगर मैं आपको पेप्सी दूं और कोक दूं, मैं आपको बोलूं कि आप कोका कोला पियो और फिर पेप्सी पियो, बताओ कौन सा को कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि मुझे कोक अच्छा लग रहा है, पेप्सी कम अच्छा लग रहा है, या फिर पेप्सी ज्यादा अच्छा लग रहा है, कोक कम अच्छा लग रहा है, ये बोल सकते हो। आपको अगर मैं बोलूं उसको मेजर करके क्वांटिफाई करो, अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को, अपने यूटिलिटी को क्वांटिफाई करो, तो आप नहीं कर पाओगे क्वांटिफाई, है ना, क्योंकि क्वांटिफाई सेटिस्फैक्शन लेवल इज अ इंटरनल थिंग, ठीक है। इसको क्वांटिटी में चेंज करना, इसको क्वांटिफाई करने के लिए कोई ऐसा मशीन नहीं बना है, ठीक है। जैसे हम लोग को बुखार होता है तो टेम्परेचर नापने के लिए तो फिर भी थर्मोमीटर बना है, तो थर्मोमीटर की मदद से हम टेम्परेचर को क्वांटिफाई कर पाते हैं। पर क्या सेटिस्फैक्शन को क्वांटिफाई करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या हमारे पास? ऐसा आज तक तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो उन्होंने एज्यूम किया था ना कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाइबल है वो, ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म के अंदर में आया। उनका मानना था that a person can express utility or satisfaction it derives from the goods in cardinal terms, यानी लोग अपने यूटिलिटी या जो सेटिस्फैक्शन उनको मिल रहा है उनको वो नंबर्स, कार्डिनल यानी नंबर्स के फॉर्म में क्वांटिफाई कर सकते हैं। कार्डिनल और ऑर्डिनल क्या होता है? देखो मैं बताता हूँ, मैथ्स में दो तरह से नंबर्स होते हैं। कार्डिनल नंबर्स होता है 1 2 3, जो हम लोग बचपन से पढ़ाई करते हैं, दीज आर ऑल कार्डिनल नंबर। और ऑर्डिनल नंबर्स क्या होता है? जो रैंकिंग की भाषा में होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके जो हम लोग बोलते हैं, ये सब को हम ऑर्डिनल्स बोलते हैं, इसको हम रैंकिंग नंबर्स बोलते हैं। फर्स्ट आया ठीक है, मार्क्स कितना लाया पता चला, क्लास में अकेला वही था तो फर्स्ट ही आना था फिर तो, है ना। तो फर्स्ट आया, सेकंड आया, इससे एब्सोल्यूट नंबर का पता नहीं चलता है, सिर्फ रैंकिंग का पता चलता है। पर कार्डिनल नंबर से हमें एब्सोल्यूट नंबर का पता चलता है। तो वही बोल रहा है कि कार्डिनल अप्रोच जो था वो बोलता था कि हम यूटिलिटी को एब्सोल्यूट नंबर देके मेजर कर सकते हैं। दैट इज व्हाई यूटिलिटी एनालिसिस इज आल्सो नोन एज कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। He can say for instance that for him the first unit of commodity has utility equals to 10, second unit has 8, and so on. In this way it is possible for a consumer to compare the utility of different goods. और इस तरह से अलग अलग गुड्स के यूटिलिटी को कंज्यूमर कंपेयर कर सकता है। द मोस्ट कन्वीनियंट मेजर ऑफ यूटिलिटी इज मनी। द यूटिलिटी इज मेजर्ड बाय द मॉनेटरी यूनिट्स दैट द कंज्यूमर इज प्रिपेयर्ड टू पे। और उनका मानना था सबसे कन्वीनियंट मेजर ऑफ यूटिलिटी क्या है? मनी है। तो सिंपल सा भाषा ये है कि अगर किसी एक प्रोडक्ट के लिए, मान लो ये कमोडिटी है, इसके लिए अगर मैं 10 रुपए देने के लिए तैयार हूं, तो इस प्रोडक्ट का मेरे लिए 10 रुपया का यूटिलिटी हो गया। यानी सिंपल उन्होंने बोला कि यूटिलिटी को कैसे मेजर करेंगे कि कंज्यूमर कितना प्राइस पे करने के लिए उस वक्त तैयार है। तो जितना प्राइस कंज्यूमर पे करने के लिए तैयार है, दैट इज द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, देखो क्या लिखा है, दोबारा पढ़ते हैं। द मोस्ट कन्वीनियंट मेजर ऑफ यूटिलिटी इज मनी। Utility is measured by monetary units that the consumer is prepared to pay for another unit of commodity. यानी उस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कमोडिटी के लिए कंज्यूमर जितना पे करने के लिए तैयार है, उसी को हम बोलेंगे दैट इज द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर अ कंज्यूमर। Thus, according to Marshall, money is the measuring rod of utility. तो उनके हिसाब से यूटिलिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, जो अभी मैं बात कर रहा था कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया गया है, तो उन्होंने कहा कि इंस्ट्रूमेंट हमारा है, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज मनी। सो मनी इज द
मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो है मनी, कि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, उस कमोडिटी के लिए कितना रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो। सम इकोनॉमिस्ट बिलोंग टू द कार्डिनलिस्ट स्कूल, मेजर यूटिलिटी इन इमेजिनरी यूनिट्स कॉल्ड यूटिल्स। तो कुछ इकोनॉमिस्ट लोग बोलते हैं कि जिस यूनिट्स में हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं, जैसे डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, सबका यूनिट होता है ना, तो यूटिलिटी को मेजर करने का उनका बोलना है कि उसका यूनिट क्या है, यूटिल्स। तो उन्होंने अपना एक यूनिट निकाला, कहा कि यूटिलिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो है यूटिल्स। तो पहला अजम्पशन क्या था उनका कि सारे कस्टमर, सारे कंज्यूमर्स रैशनल हैं, उनको सारे प्रोडक्ट के बारे में, उनके प्राइस के बारे में, अपने इनकम के बारे में कंप्लीट नॉलेज, और वो इस तरह से डिसीजन लेते हैं कि उनके बजट के अंदर उनको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके। दैट वाज द फर्स्ट अजम्पशन। सेकंड अजम्पशन था ये कार्डिनल मेजरेबिलिटी का, जहां ये अज्यूम किया जाता है कि यूटिलिटी को हम नंबर वाइज मेजर कर सकते हैं, उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, और उसको क्वांटिफाई करने के लिए हम लोग के पास जो इंस्ट्रूमेंट है या मेजरिंग रॉड है, दैट इज मनी। एंड थर्ड एजम्पशन क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? द यूटिलिटी गेन्ड फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी डिमिनिशेस। यानी उनको अजम्पशन था उनका कि पहला यूनिट जितना मेरे को सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी देगा, मान लो फर्स्ट यूनिट मेरे को 10 का यूटिलिटी देता है, तो जब मैं सेकंड यूनिट खरीदने जाऊंगा ना, तो मेरे को 10 का नहीं शायद 9 का यूटिलिटी मिलेगा। थर्ड यूनिट से हो सकता है मेरे को 7 का यूटिलिटी मिले। यानी उनका ये एजम्पशन था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये हम लोग लॉ ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में भी पढ़े थे कि हाँ ऐसा प्रैक्टिकल है। तो ये एजम्पशन थोड़ा सा प्रैक्टिकल था कि जितना हम लोग को फर्स्ट यूनिट सेटिस्फैक्शन देता है, उसके बाद वाले यूनिट शायद उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन हमें नहीं देंगे। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या था, the marginal utility of a commodity diminishes as the consumer acquires larger quantity of it. This is the principle of diminishing marginal utility. तो ये उन्होंने अज्यूम कर रखा था कि सारे प्रोडक्ट में ऐसा ही होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी फॉर द सक्सेसिव यूनिट्स कंपैरेटिवली फॉल्स। पॉइंट नंबर 4, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी। अब उनका मानना था कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहता है और वो कम नहीं होता है। Another important assumption of utility analysis is that constancy of marginal utility of money। यानी एक assumption उन्होंने लिया था कि marginal utility of the product keeps on diminishing, यानी diminishing marginal utility होता है। पहला प्रोडक्ट जितना यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन देगा, शायद दूसरा प्रोडक्ट हमें उतना सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, तीसरा और भी कम देगा, चौथा शायद दे ही ना। बट उन्होंने अज्यूम कर रखा है कि मनी जो है ना, उसका मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहता है, उसका मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होता। अब इसको हम लोग थोड़ा क्रिटिसाइज करने जाएं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचें, तो जब हम लोग छोटे थे उस समय शायद हम लोग को 5 रुपया 10 रुपया या ऐसा कुछ पॉकेट मनी मिला करता था। तो उस समय अगर हमारे हाथ से एक 2 रुपया का कॉइन कहीं रास्ता में गिर जाए और दिखाई नहीं दे रहा हो, तो हम शायद 1 घंटा 2 घंटा पूरा स्पेंड कर देंगे उस 2 रुपए के कॉइन को खोजने के लिए, क्योंकि वो 2 रुपए का कॉइन उस समय मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा, उसका यूटिलिटी बहुत ज्यादा होगा। बट जब हम लोग प्रोफेशनल हो जाते हैं, मान लो आप ऑफिस जा रहे हो और भीड़ है पूरा बस में, और बस में कहीं आपका 1 रुपया 2 रुपया का कॉइन कहीं गिर गया, तो आपका स्टेशन आने पर आप स्टेशन पे रुकोगे या वो 2 रुपए का कॉइन बैठ के उस भीड़ में ढूंढते रहोगे? कॉमन सेंस है कि वी विल नॉट स्टार्ट सर्चिंग फॉर द 2 रुपी कॉइन। पूरा बस में भीड़ और मैं वहां 2 रुपए का कॉइन ढूंढने बैठूं, पॉसिबल नहीं है ना। क्यों ऐसा हुआ? 2 रुपए तो पहले भी वही था, आज भी वही है। पहले क्योंकि हमारा पॉकेट मनी लिमिटेड था, तो वो 2 रुपए हमारे शेयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तो उस समय वो 2 रुपए का यूटिलिटी मेरे लिए बहुत ज्यादा था। आज वो 2 रुपए का यूटिलिटी है, बट उतना ज्यादा नहीं है जितना कि उस समय हुआ करता। तो कैसे हम मान ले कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो डिमिनिश नहीं होता और वो सेम रहता है थ्रू? ऐसा नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी दिन पे दिन थोड़ा थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो इस असम्पशन को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है।
So it is assumed that while marginal utility of commodity varies with the quantity of commodity purchased, the marginal utility of money remains throughout the same as the quantity of commodity purchased varies. ठीक है, बोला क्वांटिटी चाहे आप कितना ही वैरी करो, मतलब एक पीस लो, दो पीस लो, पांच पीस लो, पर जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है उसको फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये था बेसिक एजम्पशंस। तो उन्होंने ये 3 या 4 एजम्पशंस दिए जिसके बेसिस पे ये पूरा कार्डिनल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, बट इसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। इस सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में आते हैं, फिर हम लोग चालू करेंगे द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। चलो, आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।